वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने कंसेप्ट्स होते हैं और प्रोग्रामिंग में ये कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले, जैसा कि मेरी थर्ड वीडियो है बेसिक ट्यूटोरियल की, और इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कवर किया है व्हाट इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे पाइथन में इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये दो टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। तो यानी कि मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी तक आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप जो मेरा जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड वीडियो जो है कितने टाइप के जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो ज़रूर देख लें, ठीक है, और तब आप इस वीडियो पर आए। क्योंकि अगर वो वीडियो अगर स्किप कर दी, नहीं देखी है, तो आपको जब मैं यहाँ पर वेरिएबल्स जब मैं क्रिएट करूँगा तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि कैसे डिफाइन होती है और उनका पर्पस क्या होता है बेसिकली। ठीक है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में मैंने, सॉरी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, तो उसको क्लिक करके आप जो है पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने दो वीडियोस बनाई है वो सारी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम सीख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो पहली जो चीज़ है हमारी, वो कहलाती है मैथडोलॉजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक मैथोलॉजी होती है किसी भी प्रोग्राम को बनाने की। ठीक है, यानी कि जो भी इसके कंसेप्ट्स होते हैं, एक बिहेवियर या फिर आप कह लो जिस प्रोसेस से आप एक प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं, जिस तरीके से आप कोड लिखते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब इम्प्लीमेंट करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, तो वो एक मैथोलॉजी कहलाती है कि इस मैथोलॉजी के थ्रू आप कोई भी अपना प्रोग्राम क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मैथोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आप मैथोलॉजी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तब आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी आपने मान लीजिए एक 1000 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, और तो उसमें सारी चीज़ें अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया है, तो आपकी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट बेस्ड होंगी। यानी कि आपने छोटे छोटे पार्ट्स में अपने कोड को मतलब डिफाइन किया होगा या फिर आपने लिखा होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपका जो डेवलपमेंट टाइम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बिकॉज क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग मेथड्स में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। बट आप एक जो है स्टैंडर्ड कोड जो है मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, एक कोड का जो स्टैंडर्ड है वो आपका मेंटेन रहेगा आपके कोड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है रियल लाइफ बेस्ड। ठीक है, आपका जो कोड होगा वो रियल लाइफ पे बेस्ड होगा। यानी कि जो जो आप चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ में करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कोडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी वही सेम चीज़ें जो है इंप्लीमेंट करी जा रही हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी चलती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो मेंटेनेंस जो है हमारी ईजी हो जाती है। ठीक है, ईजी या फिर लो कॉस्ट कह लो आप, जो मेंटेनेंस है कोड की वो भी ईजी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लो आज मैंने प्रोग्राम बना दिया, मान लो कैलकुलेशन का मैंने प्रोग्राम बनाया है, 10 दिन बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है या फिर पता चलता है कि मेरे सम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट है, तो मैंने छोटे छोटे कोड्स में उसको डिवाइड किया होगा। यानी कि ऐड का अलग से कोड लिखा होगा, सबस्ट्रैक्ट का अलग से कोड लिखा होगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग से कोड लिखा होगा। तो अगर मेरे को पता है कि मेरा ऐड के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सिर्फ ऐड वाले कोड में जाऊंगा और उसको चेंज कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे को कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि मेरा मैं ऐड को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसकी मेंटेनेंस भी ईजी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम पर्सनल लाइफ की बात करें, जब आप एज अ प्रोग्रामर की बात करें कि आपको क्या बेनिफिट होगा, तो आपका जो बेनिफिट होता है वो होता है गुड इम्पैक्ट इन टीम। ठीक है,
कि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपना कोड लिख रहे हो, तो उसका आपके टीम मेंबर्स पे, आपके सीनियर्स पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो, आप एक बहुत अच्छी कोडिंग करते हो, जो कि सबकी समझ में बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर रहती है कि हाँ, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है, यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैनेज है पैकेज के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर। तो उससे आपके जो सीनियर्स होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं, उन पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक मैथोलॉजी होती है, टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, स्टैंडर्ड ऑफ कोड मेंटेन रहता है आपका, रियल लाइफ बेस्ड कंसेप्ट होते हैं सारे, मेंटेनेंस ईजी हो जाती है, और आपके टीम मेंबर्स पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे जो हमारे बेनिफिट्स हो गए या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब रियल जो कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जो आप अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, अब उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर आपको लेना है तो। बाकी तो वीडियो तो ऑलवेज अवेलेबल रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आप कभी भी इसको देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। इसको मैं रब कर देता हूँ सारा। अरे हो जा, ये हो जा, तो हो जा, रह गया थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जो हमारा जो पहला जो कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आता है हमारे पास क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पहला कंसेप्ट है हमारा क्लास। अब क्लास क्या होती है? ठीक है, तो सबको पता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा हो ऑनलाइन या फिर कहीं पे भी सुना हो, तो वो कहते हैं कि क्लास क्या होती है? क्लास एक टेम्पलेट होता है या फिर ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, एक या तो टेम्पलेट होती है या फिर ब्लूप्रिंट कहलाती है एक क्लास। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर आप एक आर्किटेक्चर की बात करें, ठीक है, आर्किटेक्ट की बात करें, तो वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है एक घर बनाने से पहले, एक पेपर पे पूरा डिज़ाइन करता है कि हाँ, इतने कमरे होंगे, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर रखा जाएगा। तो इस तरीके से वो एक टेम्पलेट डिज़ाइन करता है और उसके बाद घर तैयार होता है। ठीक है, तो एक क्लास जो है वो टेम्पलेट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अब तो हमने एक घर बनाया, तो वो घर एक टेम्पलेट है, बट उसके अंदर सारी चीज़ें हमारी इंप्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, अब क्लास को जब आप डिफाइन करते हो तो कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको एक कीवर्ड चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए क्लास का नेम। ठीक है, अब कीवर्ड क्या होता है हमारा? वो होता है क्लास, और जो नेम होगा, ठीक है, नेम आप कुछ भी आप नेम दे सकते हो। ठीक है, हम जो यहाँ पे नेम ऑलवेज जो यूज़ करेंगे वो करेंगे ह्यूमन। ठीक है, हम ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट, जो हम जो एग्जांपल जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे ह्यूमन क्लास का। ठीक है ना, ह्यूमन क्लास से हम देखेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होगा कि अभी एक कंसेप्ट मैं आपको ह्यूमन एग्जांपल में बता रहा हूँ, दूसरा कंसेप्ट मैं आपको एनिमल क्लास का बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक ऊप्स के अंदर, वो सारी हम एक ह्यूमन क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे कि एक टाइप के प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही इजीली सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्लास कैसे डिफाइन करते हैं कोड के अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले हम देते हैं कीवर्ड क्लास, उसके बाद देते हैं नेम, जैसा कि मैंने बताया कि हम ह्यूमन यूज़ करने वाले हैं, कॉलन। और अगर आपको डेफिनेशन नहीं देनी है तो आप पास कीवर्ड का यूज़ करोगे। अगर आपको कोई भी पता है कि आपको उस क्लास के अंदर क्या करना है, तो आप वो कोड लिख सकते हो, तब आप पास कीवर्ड का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, जब आप पास कीवर्ड का यूज़ करते हो तो ये कहलाती है हमारी एज अ ब्लैंक। जब आप यूज़ करोगे तो ये कहलाएगी ब्लैंक क्लास, अगर कोई भी डेफिनेशन नहीं है, या फिर क्लास विदाउट डेफिनेशन। ठीक है, जब भी आप पास कीवर्ड का यूज़ करोगे या फिर क्लास के अंदर कोई भी आपने डेफिनेशन नहीं दी है, तो वो कहलाएगी ब्लैंक क्लास या फिर क्लास विदाउट डेफिनेशन। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास का कंसेप्ट कि क्लास क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और कैसे डिफाइन करी जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पाइचाम के अंदर जब आप इस क्लास को बनाते हैं,
तो कैसे आप क्रिएट करते हो। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे पाइचाम पर। पाइचाम हमने यहाँ पर, अब पाइचाम के अंदर ये हमारा जो है प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी ये उसका स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और नई क्लास सॉरी स्क्रिप्ट बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम ऊप्स, सॉरी एक सेकेंड, ऊप्स। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड का यूज़ करना है, तो क्लास, उसके बाद नेम देना है आपको ह्यूमन, और कॉलन, एंटर और पास। ठीक है, ये हमारा हो गया है। यहाँ पर एक क्लास, हमारी ब्लैंक क्लास हमारे पास क्रिएट हो गई है और यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं देगा। जैसे इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा सक्सेस कोड जो है वो 0 आ गया और कोई भी यहाँ पे हमें एरर नहीं दिया है। हमारी एक ब्लैंक क्लास क्रिएट हो गई है। तो क्लास में इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले ये सारा डिलीट करना पड़ेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आप ले लो और इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, वो एक रेफरेंस ऑफ क्लास होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस ऑफ क्लास होता है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं क्लास के मेंबर्स। ठीक है, एक्सेस मेंबर्स ऑफ क्लास। ठीक है, तो इतना ही कंसर्ट एक ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस ऑफ क्लास होता है और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे आप डिफाइन करते हो अपने कोड के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेम जैसे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं एक क्लास का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको यूज़ करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल का नाम देंगे सबसे पहले। तो हम जैसे दे देते हैं, अगर हमें ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम देंगे नाम यहाँ पे वेरिएबल का ह्यूमन, और यहाँ पे हम सीधा दे देंगे ह्यूमन क्लास का नाम और पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ह्यूमन क्लास का। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होते हैं जब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि हमारी क्लास है। ठीक है, ओके, सो हमारा ह्यूमन क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, ये तो आपका हो गया वैल्यू, ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और ये हो गया हमारा वेरिएबल नाम। ठीक है, और इस वेरिएबल नेम के थ्रू आप मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जैसा कि हमने ब्लैंक क्लास ही बनाई, अभी हमने क्लास का कोई मेंबर नहीं बनाया है। तो नेक्स्ट जब हम मेथड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेस करते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं अपने पाइचार्म के अंदर। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने दिया वेरिएबल का नाम ह्यूमन इक्वल्स टू क्लास को मैं कॉल करूँगा। देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक क्लास है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया ह्यूमन लिखा, ये आ गया मेरे पास ह्यूमन, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, वो कोड ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ क्रिएटिंग क्लास, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं सॉरी यहाँ पे देना है मुझे क्रिएटिंग क्लास, और ये है मेरा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया, छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा पूरा ये। ठीक है, तो इसको जब मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं करेगा, सीधा भाई कोड 0, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी प्रिंट वगैरह कुछ एक्शन वगैरह परफॉर्म नहीं कराया है। ठीक है गैस, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। एक क्लास को इनिशियलाइज करना या फिर एक क्लास को मेमोरी देना। ठीक है गैस, तो जब आप ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो आप उस क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो है इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है गाइस, तो ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ अ क्लास। ठीक है, जैसे आप इनिशियलाइज करोगे इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है इंटरप्रेटर के थ्रू। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैथड। ठीक है, अब हम करेंगे मैथड कि मैथड क्या होता है और मैथड को कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्या रूल होते हैं एक मैथड को डिफाइन करने के, वो सारी चीज़ें अब हम मैथड के अंदर करेंगे। तो ये मैं रन कर देता हूँ इसको और फिर हम मैथड देखते हैं कि मैथड क्या होता है। ठीक है, तो आ जाओ मैथड। तो हमारा थर्ड टॉपिक है मैथड क्या होता है। ठीक है, और इसको एन लग रहा है ये, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये लग रहा है मैथड। ठीक है, यस। तो अब हम कहते हैं कि मेथड क्या होता है। तो बेसिकली मेथड क्या होता है, आप या तो कह लो कि बिहेवियर होता है या फिर फंक्शन आप कह लो। ठीक है, FUNCTION। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है कि बेसिकली मेथड क्या होता है कि वो एक क्लास का बिहेवियर डिफाइन करता है। ठीक है, कि एक क्लास जो है वो किस टाइप की है, या फिर मेथड के थ्रू आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब जब आप एक एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो वो एक वर्ब कहलाता है एक लेमन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक मेथड को डिफाइन करने के भी कुछ रूल होते हैं। ठीक है, वो क्या रूल होते हैं कि आपको ऑफकोर्स एक कीवर्ड चाहिए जैसा कि हमें क्लास में भी चाहिए, और आपको एक नेम चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड एक क्लास को सॉरी एक मेथड को बनाने के लिए क्या कीवर्ड आपका यूज होता है, वो होता है डेफ। नेम जो है आप वर्ब फॉर्म में देते हो हमेशा, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि बिहेवियर या फिर फंक्शन होता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है कोई भी फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए वॉक है, स्पीक है, राइटिंग है। ठीक है, तो ये सारे वर्ब के नाम है। ठीक है, और ये सारे कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब आप कोड के अंदर जब आप एक मेथड जब आप क्रिएट करेंगे, तो आपको इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। डेफ वॉक पैरेंथेसिस ब्रैकेट कॉलन, और यहाँ पे आप यूज कर लोगे पांच कीवर्ड का, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं पता है कि मुझे वॉक के अंदर क्या करना है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मुझे एक वॉक मेथड बनाना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये भी हमारा जो है एक ब्लैंक मेथड कहलाएगा। ठीक है, या फिर मेथड विदाउट डेफिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेथड। अब इस मेथड को जब हम अपने कोड के अंदर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, चलो हम देख लेते हैं अपने पाइथन पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी क्लास है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पास कीवर्ड को मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ। अब ये मेरी एज अ ब्लैंक क्लास बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, डेफ मैंने दिया ह्यूमन, और सॉरी ह्यूमन नहीं वॉक देना है ना मुझे। ठीक है, मैंने दिया वॉक पैरेंथेसिस ब्रैकेट देते हुए देखो यहाँ पे सेल्फ आ गया। ठीक है, तो सिर्फ आप अभी इतना जान लो कि ये जो सेल्फ जो कीवर्ड है, ये रेफर करता है ह्यूमन क्लास को। बेसिकली क्लास के ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है कि जो ये जो वॉक जो है वो ह्यूमन क्लास का मेथड है। ठीक है ना, तो अभी इतना आप समझ लो। बाकी डिटेल में सेल्फ और स्टैटिक क्या होता है, जब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा तब आपको सेल्फ कीवर्ड बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सेल्फ को इग्नोर करो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमने एक मेथड बनाया है वॉक नाम का। ठीक है, और ये हम बनाएंगे मेथड विदाउट डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा मेथड बन गया है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट बताया था, तो ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, जिस भी क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्सेस करके देखेंगे। ह्यूमन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट, अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा वॉक, और ये ह्यूमन क्लास का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो एम लिखा हुआ है, ये मेथड को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। ठीक है, पी पैरामीटर है, तो इस तरीके से ये डिनोट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉक, इसको मैं शिफ्ट F10 करके प्रेस करूंगा, रन करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करा, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। सक्सेस कोड मेरा 0 आ गया। अब जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट, कर देता हूँ मैं वॉक। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया वॉक। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखो अब क्या होता है। अब क्या हुआ, शिफ्ट F10, यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा आग प्रिंट हो गया वॉक। तो इसके थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे ये प्रूव होता है। ठीक है, तो इतना ही है मेथड के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम सीखेंगे अब इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो है मेरा बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है, वो क्यों है वो भी मैं एक मतलब अभी आपको जब मैं समझाऊंगा कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो हमारा यहाँ पे
लिखा हुआ है मेथड के बारे में, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब हमें करना है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अब हम समझेंगे अच्छी तरीके से और कैसे इंप्लीमेंट होता है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, ह्यूमन क्लास के अंदर ही हम इंप्लीमेंट करेंगे इनहेरिटेंस को भी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या होता है? बेसिकली एक्वायरिंग अदर्स प्रॉपर्टी, और आप कह सकते हो बिहेवियर। ठीक है, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी या फिर बिहेवियर को अपने अंदर इनहेरिट करना या फिर यूज करना आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस में कुछ टर्मोलॉजीज यूज होती हैं, वो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है क्योंकि जब भी इन टर्मोलॉजीज की बात होगी यानी कि इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो इनहेरिटेंस के अंदर कुछ कंसेप्ट या फिर टर्मोलॉजीज यूज होती है जिसमें हम बात करते हैं पेरेंट क्लास, आपका हो गया उसके बाद सुपर क्लास, उसके बाद हो गया हमारा बेस क्लास। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास भी सेम ही है, सुपर क्लास भी उसी को कहते हैं, बेस क्लास भी सेम को ही कहते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे पेरेंट क्लास का जब हम यूज करते हैं तब हम जो पेरेंट क्लास के साथ हम यूज करते हैं हमेशा चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास के साथ हम यूज करते हैं सब क्लास, और बेस क्लास के साथ हम यूज करते हैं ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, अब पेरेंट क्लास या फिर चाइल्ड क्लास क्या होती है, या फिर सुपर क्लास और सब क्लास क्या होती है, या फिर आप बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ पे परचेज भी लगा लो। ठीक है, तो अब क्या होता है पेरेंट क्लास की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग डेवलपर अलग अलग टर्मोलॉजीज यूज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब इन कंसेप्ट की बात हो रही है तो इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, पेरेंट क्लास क्या होती है? आपकी मेन क्लास होती है टू बी इनहेरिटेड, यानी कि जो क्लास आपकी इनहेरिट होने वाली है आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, और चाइल्ड क्लास क्या होती है? सॉरी, चाइल्ड क्लास क्या होती है? जो इनहेरिट कर रही है। ठीक है, इनहेरिटिंग पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास क्या होती है? मेन क्लास होती है जो कि इनहेरिट होने वाली है अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, और चाइल्ड क्लास क्या होती है? जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस को आप अपने कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली जैसे आपने एक नॉर्मल क्लास को बनाया है, ठीक है, आप एक पेरेंट क्लास बना लोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे केस में ह्यूमन क्लास है पेरेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चाइल्ड क्लास में बना देता हूँ मेल, और मैं अब यहाँ पे दूंगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट को। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे दूंगा अपने मेन क्लास का नाम, और सेम वैसे ही यहाँ पर मैं पास कीवर्ड डाल दूंगा, और मेल जो है मेरी एज अ विदाउट डेफिनेशन क्लास मेरी हो जाएगी, और ये मैंने इनहेरिट कर दिया है ह्यूमन क्लास को अपने मेल क्लास के अंदर। तो इस तरीके से हमारा इनहेरिटेंस वर्क करता है हमारे पाइथन के अंदर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए आ जाएंगे हम अपने पाइचाम पर ऑफकोर्स। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक और क्लास जिसमें कि हम दे देते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास मेल, सॉरी एम मुझे कैप्शन निकालना है, मेल। और अगर मैं सिर्फ इसको अगर ऐसे रखूँगा तो ये मेरी एक नॉर्मल क्लास है, इसमें कोई भी मेरा, मैं अभी तक इसको चाइल्ड क्लास का नाम नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी तक इनहेरिट नहीं किया है, कोई भी मेरी यहाँ पे सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास यहाँ पे मेरी इनहेरिट नहीं हुई है। ठीक है, तो इनहेरिट करने के लिए मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे अपनी मेन क्लास का नाम दे दूंगा, क्या हो रहा है ये, ह्यूमन।
ह्यूमन, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एल और ये मेरा पूरा कोड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब बेसिकली क्या होगा कि जैसा कि इसमें बताया कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मेल को तो ब्लैंक क्लास बनाया है, ठीक है, और वॉक जो है मेरा ह्यूमन क्लास के अंदर, तो ह्यूमन क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी मेल क्लास के अंदर इनहेरिट हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है ह्यूमन क्लास को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए मैं बनाऊंगा मेल क्लास का ऑब्जेक्ट। मेल क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेल के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ, देखो, ह्यूमन क्लास के मेंबर को, ठीक है, क्योंकि वो इनहेरिट हुआ पड़ा है मेरे मेल क्लास के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे किया, शिफ्ट F10 मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पे मेरा वॉक मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जबकि ये वॉक जो है मेरा ह्यूमन क्लास में कहीं नहीं है, ये सॉरी मेल क्लास में नहीं है, मेरा ह्यूमन क्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेंस, मैंने इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। बट अब इसको यूज कब करना है, ठीक है, यूज कहाँ पे करेंगे, क्यों यूज करेंगे, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्यों यूज करेंगे, ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। बट रियल कंसेप्ट तो हमारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इनहेरिटेंस हमारा यूज कहाँ पे होगा, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए दो पर्सन है, जैसे मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश और एक महेश है, ठीक है, दो पर्सन हो गए। अब हम दोनों जो है मेल हैं, ठीक है, और हम दोनों ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो हम दोनों ने ह्यूमन क्लास के जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी इनहेरिट करी हुई हैं, जैसा कि मैं बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही मैं भी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा महेश कर रहा है, क्योंकि दोनों ने सेम क्लास को, जो पेरेंट क्लास है ह्यूमन, उसको इनहेरिट किया हुआ है। अब क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक वॉक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद महेश का एक्सीडेंट हो जाता है और वो नहीं चलने के लायक होता है, ठीक है। तब क्या होगा, क्योंकि दोनों ने तो ह्यूमन प्रॉपर्टी इनहेरिट करी हुई है, ठीक है। ह्यूमन प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन जो होगा वो चल सकता है, बट महेश तो अब चल ही नहीं सकता और मैं चल सकता हूँ। तो अब मैं अपने प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा कि अखिलेश तो चल सकता है बट महेश नहीं चल पाएगा, वो कैसे होगा, तो वो कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या क्या करता हूँ, जैसा कि मेल क्लास है मेरा यहाँ पे, अब मैं एक और यहाँ पे क्लास बनाता हूँ अखिलेश नाम की, और इसके अंदर मैं मेल क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पास, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ महेश नाम की क्लास, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं मेल प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता हूँ और यहाँ पे देता हूँ मैं पास, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा कि दोनों मेरे चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जब अखिलेश क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ मैं अखिलेश, यहाँ पे दे देता हूँ मैं महेश इक्वल्स टू महेश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अखिलेश डॉट जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरा ह्यूमन क्लास का मेथड जो मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने ह्यूमन को मेल क्लास के अंदर इनहेरिट किया, फिर मेल क्लास को मैंने अखिलेश और महेश के अंदर इनहेरिट किया, ठीक है। तो जब हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था, हम दोनों ही चल पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो, ओके, सो ये एक जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ये मेल वॉक जो मैंने बनाया हुआ है ना यहाँ पे, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये है हमारा, जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये देखो महेश और अखिलेश का मेरे पास वॉक आ रहा है कि ये जो प्रिंट हो रहा है ये अखिलेश वाला वॉक प्रिंट हो रहा है, ये महेश वाला वॉक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट अब महेश तो चल ही नहीं सकता, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि अगर मान लो महेश नहीं चल सकता और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट एबल टू वॉक, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तब देखो क्या होता है, अब अखिलेश के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी नॉट एबल टू वॉक आ रहा है और महेश के थ्रू भी मेरा नॉट एबल टू वॉक आ रहा है, जो कि सही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं रियल लाइफ में, क्योंकि एक्सीडेंट तो महेश का हुआ है, मेरा तो हुआ नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि महेश क्लास के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ वॉक, ठीक है। और फिर हम महेश, क्योंकि महेश नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम मेथड मैं यहाँ पे बनाऊंगा वॉक का, ठीक है। इसके अंदर मैं कर दूंगा प्रिंट
नॉट एबल टू वॉक। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब यहां पे होगा जादू। ठीक है, अब मैं इसको जब मैं रन करता हूं शिफ्ट F10, अब देखो क्या होगा, मेरा अखिलेश का जो आ रहा है वो वॉक आ रहा है, और महेश का जो आ रहा है वो नॉट एबल टू वॉक। यानी कि यहाँ पे आप देखो क्लियरली रियल टाइम कंसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, कि मैं चल पा रहा हूँ बट महेश नहीं चल पा रहा, उसको मैंने कैसे इनहेरिटेंस के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। अब यहाँ पे क्या जादू हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के अंदर, जो भी आपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी आपने मेथड कॉल कराया है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड को फाइंड करता है कि ये मेथड वॉक जो है मेरा चाइल्ड क्लास के अंदर है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने अखिलेश के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कराया, तो ये जाएगा अखिलेश क्लास के अंदर। अखिलेश क्लास के अंदर देखेगा वॉक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो मैंने मेल क्लास जो सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास जो इनहेरिट करी हुई है इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जब गया इसको इसके अंदर भी नहीं मिला, ठीक है, फिर क्या किया कि ये अपने ह्यूमन क्लास के अंदर गया। जब ह्यूमन क्लास के अंदर गया तो यहाँ पे इसको वॉक मिल गया और इसको इसने कॉल कर लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल क्रिस्प डेफिनेशन ये होगी कि इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मेथड को कॉल किया है, सबसे पहले वो उस सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर उस मेथड को सर्च करता है, उस क्लास के अंदर उस मेथड को सर्च करेगा कि वहां पर है कि नहीं है। अगर वहां पर नहीं है तो फिर उस मेथड को वो अपने पेरेंट क्लास के अंदर सर्च करेगा और वहां पर उसको ऑफकोर्स मिलेगा ही, क्योंकि जो आपने इनहेरिट की हुए पेरेंट क्लास उसके अंदर तो होगा ही वो। ठीक है, अगर चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं है तो, अगर दोनों के अंदर ही नहीं है तो वो एक्सेसिबल ही नहीं होगा और वो एरर देगा, तो वो अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, बट अगर आपके अगर चाइल्ड क्लास के अंदर आपका कॉल मेथड नहीं है तो हमेशा पेरेंट क्लास से कॉल होगा। यानी कि जब मैंने अखिलेश के थ्रू जब मैंने इसको कॉल किया वॉक को, तो मेरे को अखिलेश के अंदर नहीं मिला। मैं गया मेल के अंदर, मुझे मेल के अंदर भी नहीं मिला, बट मेल के अंदर मैंने ह्यूमन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो वो मेरे को यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक। बट जब महेश की बारी आई, महेश क्योंकि अब नहीं चल सकता है, ठीक है, तो महेश अब नहीं चल सकता तो मैंने सेम मेथड यहाँ पे बनाया वॉक। ठीक है, और वहां पे मैंने प्रिंट करा दिया नॉट एबल टू वॉक। तो जैसे ही महेश के थ्रू जैसे मैंने वॉक को कॉल किया, तो वॉक जैसे कॉल हुआ उसको मिल गया उसी जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट था उस क्लास के अंदर उसको वो मेथड मिल गया और उसने प्रिंट करा दिया नॉट एबल टू वॉक। तो वो मेल में भी नहीं गया और ना ही ह्यूमन तक गया, वो सीधा क्योंकि मेथड उसको उसको यही मिल गया तो उसने इसको ही गेट करके प्रिंट करा दिया। जैसा कि अगर आप इस पे कंट्रोल करके क्लिक भी करोगे तो देखो ये क्या दिखा रहा है, क्लास महेश वॉक नन। ठीक है, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, बट जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा ह्यूमन पे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि जब मैं इस पे जब मैं ये जो रेफर कर रहा है ये मेरा ह्यूमन क्लास का जो मेथड है, ये देख सकते हो ऊपर ये जो डेफिनेशन में दिखा रहा है हिंट में, क्लास ह्यूमन के मेथड को ये डिफाइन कर रहा है, रेफर कर रहा है, बट ये जो है ये महेश के वॉक को रेफर कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। तो ये है रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या ऐसी कोई चीज जो मैंने मिस कर दी हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अब हम बात कर लेंगे एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, सो हम जाते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर और ऑफकोर्स हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट और ये सारा रब करना पड़ेगा। ये सारा रब कर दो जल्दी से जल्दी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके बैक आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा बस। ठीक है, और तब तक मैं ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के बाद हम करेंगे हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट इनहेरिटेंस तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। तो हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है हमारा हाइडिंग ऑफ अनएसेंशियल इंफॉर्मेशन।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो भी यूजर के लिए जरूरी नहीं है जानना कि ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर एक रियल टाइम अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हमारा रिमोट है, ठीक है, रिमोट के अंदर आपको बटन दिए हुए हैं, ठीक है, कि इससे आपका चैनल चेंज होगा, इससे वॉल्यूम कंट्रोल होगा, इससे आपका म्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बटन दिए हुए हैं। बट उस बटन को जब आप क्लिक करते हो, जब आप टच करते हो, तो उसके अंदर क्या क्या मेंबर्स यूज हुए हैं या फिर किस तरह की प्रोग्रामिंग लिखी हुई है वो सारी आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ बटन पता है कि हाँ मुझे इस बटन को यूज करना है और इस बटन से मेरा काम हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको नहीं पता होती हैं, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो जरूरी नहीं है यूजर के लिए उसको हाइड कर देना, उसका एक्सेस ही नहीं होता यूजर के पास, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि इस बटन को जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू ये काम हो रहा है, तो मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें कुछ भी छेड़ाखानी मैं कर सकता हूँ जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसको कोड के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली इतना ही है, हाइडिंग ऑफ अनएसेंशियल इन्फॉर्मेशन, बट ये एब्स्ट्रैक्शन आप अपने कोड के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पाइचाम के अंदर। तो यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब हम हटा देते हैं, ठीक है। और या फिर चलो हम इसको भी रख ही लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि मेरा एक एड्रेस है, ठीक है, अखिलेश का ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एड्रेस ही होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ और मैं दे देता हूँ यहाँ पे इंडिया, ठीक है। अब मान लो अब मेरा एड्रेस हो जाता है चेंज, अब मुझे एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास इसका एक्सेस होगा तो मैं इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, इस वेरिएबल को, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे कि क्योंकि मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ये क्या हुआ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया एक एड्रेस, यहाँ पे दे दिया मैंने इंडिया, ठीक है। अब मेरा एक एड्रेस है, ठीक है। अब अगर इस वेरिएबल को मैंने यूज़र को पता चल गया कि ये एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस जो वेरिएबल है इसको चेंज करने से मेरा एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो वो कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। बट मैं ये चाहता हूँ मेरे को, क्योंकि उसको तो एड्रेस चेंज करना है ना, उसको वेरिएबल नेम से क्या मतलब, ठीक है, यानी कि अगर मुझे चैनल चेंज करना है तो बैकग्राउंड में वो जो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो इवेंट कहाँ से होके जा रहा है उससे यूज़र को क्या मतलब, ठीक है। मुझे तो सिर्फ एक बटन देना है कि उस बटन को प्रेस करे और यूज़र का एड्रेस चेंज हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो अखिलेश का जो मेरा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसी तो मेरे पास एड्रेस ये आ जाता है, एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये एक्सेसिबल हो, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मेथड क्रिएट कर दूंगा, यानी कि एज अ बटन यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं नाम जैसे अपडेट एड्रेस, ठीक है। और मैं, क्योंकि ये जो है हमारा क्लास वेरिएबल है, ठीक है, ये क्लास लेवल पे डिफाइन हुआ है क्योंकि ये क्लास के स्कोप के अंदर डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक क्लास मेथड, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर दूंगा ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है CLS। अब ये क्या जो है, ये क्लास के नेम को ये डिफाइन करता है, ठीक है, या फिर रेफर करता है। जैसे मैं इस पे देखो ये CLS लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, CLS के थ्रू डॉट जैसे लगाऊंगा, ये देखो मेरा एड्रेस एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ ये देखो वाकबीस मतलब जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेरे एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ एड्रेस इक्वल्स टू, इसके अंदर जो भी मैं एड्रेस दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने दिया मान लो सॉरी यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ वैल्यू देनी है, ठीक है, और मैं यहाँ दे दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो मैंने ये बटन बना दिया है एड्रेस अपडेट करने के लिए, ठीक है। मैंने इस एड्रेस, ये वेरिएबल नहीं बताया कि इस वेरिएबल को आप अपडेट करके इस वेरिएबल के थ्रू आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मुझे ये पता होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा अखिलेश एड्रेस, और मैं यहाँ देता हूँ अगर USA, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा अखिलेश डॉट एड्रेस और इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे USA प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट ये सही तरीका नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं है यूज़र को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले
मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे ये नहीं पता, मैं सिर्फ यूज़र को इतना बताऊंगा कि अपडेट एड्रेस करके बटन है, उसके थ्रू आप एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट एड्रेस मैंने किया और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मान लो दे दी मैंने यूएसए, ठीक है, और इसको रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। और अब मैं इसको और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस एड्रेस को मैं कॉल कराता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरा अभी भी देखो यूएसए आ गया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो आपको एड्रेस पता है इसलिए यहाँ पे कॉल आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे एड्रेस को अगर गेट करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक और मैं मेथड बना दूंगा, गेट एड्रेस, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा, ये भी मेरा क्लास ही बनेगा, क्लास मेथड, ठीक है। ये जो है एनोटेशंस होती हैं क्लास मेथड, और सेल्फ की जगह यहाँ पे मेरा आना चाहिए, वैसे तो सेल्फ मैं लिखूंगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। देखो सेल्फ डॉट एड्रेस आ रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास मेथड है, ठीक है। बट हम जो है एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो CLS, और यहाँ पे भी हमारा CLS डॉट, और हम यहाँ दे देंगे एड्रेस, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को एड्रेस नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि इसके थ्रू मेरा अपडेट हो जाएगा, और मैं गेट एड्रेस के थ्रू मेरा यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि प्रिंट हमारा इसी के अंदर है, एड्रेस के अंदर, ठीक है। स्पेलिंग गलत है। अब देखो रीनेम करना है तो अब आपको यहाँ पे भी जाके रीनेम करना पड़ेगा और यहाँ पे भी जाके रीनेम करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करो, ठीक है। आपको शिफ्ट F6 प्रेस करना है, और ये रीनेम के लिए कांट परफॉर्म सेलेक्ट एलिमेंट इज यूज्ड फॉर नॉन प्रोजेक्ट फाइल, ओके। सो मे बी ये हमने किया शिफ्ट F6, दिस यूसेज वॉन्ट बी रीनेम, प्रोसीड एनीवे, यस करो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर दो, ठीक है। तो अब ये दोनों जगह आपका ठीक हो जाएगा। टू फैक्टर हुआ क्या, नहीं हुआ, ऐसा क्यों, सिर्फ यहाँ चेंज हो गया, वहाँ क्यों नहीं हुआ, तो कुछ हुआ होगा, मुझे अभी वो नहीं दिख रहा है कि ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीनेम होता है, उसको इग्नोर करो अभी, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा, ये देखो मेरा यूएसए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर नहीं हुई है कि मैंने, कि जो मेरा जो एड्रेस है वो एड्रेस वेरिएबल के थ्रू मेरा मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हो पाइथन के अंदर, कि आपने जो उसके जो मेंबर्स हैं उसको शेयर नहीं किया है। तो हम जाते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर, और अगेन वही मेरे को फिर से क्लियर करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। सो सब कुछ क्या है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो इसको हम ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जा डिलीट, यस, और ठीक है। सो हमारा है नेक्स्ट एनकैप्सुलेशन, ठीक है गैस। तो हमारा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन में बेसिकली क्या आता है, हमारा बाइंडिंग ऑफ मेंबर्स इन अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। यानी कि जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको एक जगह आपको सब कुछ बाइंड करके रखना है, ठीक है। जैसे कि जो रियल टाइम में हम एग्जांपल देते हैं कैप्सूल का, ठीक है, एक कैप्सूलेट, जैसा कि नाम है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो एनकैप्सुलेट, ठीक है, तो कैप्सुलेट करना सारी चीज़ों को एक सिंगल एंटिटी के अंदर, क्योंकि एक दवाई के अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल्स वगैरह, तो सारे हम मिला के एक कैप्सुलेट कर देते हैं एक कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो सेम ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमने यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमने क्लास बनाया है, ठीक है, इसके अंदर हमने अगर इसकी बात करें, ठीक है, हमने मेथड भी बना दिए और वेरिएबल भी बना दिए। तो एक ही हमने क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड को बनाया, तो हमने एक ही एंटिटी के अंदर सारी चीज़ों को एनकैप्सुलेट कर दिया है, ठीक है guys? तो इतना ही है एनकैप्सुलेशन, इसमें और कुछ नहीं है कि हम ऐसा नहीं, उस क्लास से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं या मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे हमने एक ही क्लास के अंदर रखने चाहिए, ना कि अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो एक क्लास से रिलेटेड जितने भी हैं उनको एक जगह रखना, ठीक है, वो कहलाता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन भी क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है,
तो यहाँ पे देते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ऊप्स का जो कंसेप्ट है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम किस पे बनाते हैं, क्योंकि मुझे अभी तो नहीं पता है, बट हाँ डेफिनेटली जल्द से जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हैविंग सेम नेम एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि नाम तो सेम होगा बट जो परफॉर्म करेगा या फिर जो उसका जो आउटपुट आएगा वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक सिंपल मैं एग्जांपल बताऊं, तो हम बात करते हैं एरिया की, ठीक है। तो हमने एक मेथड बनाया, जैसे कि अगर मैं एक मेथड बना देता हूं एरिया, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिंट करेगा, अब एरिया जो होता है वो हमारा होता है स्क्वायर का भी, रेक्टेंगल का भी, ठीक है, और आप कह सकते हो क्यूब का भी, ठीक है। तो बट एरिया तो सबका ही है ना, ठीक है। तो नाम सेम है बट एरिया जो है वो डिफरेंट चीज़ों का देगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पॉलीमॉर्फिज्म आपका कभी भी सेम क्लास के अंदर आपका नहीं होगा, वो हमेशा होगा दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने पाइचार्म के अंदर, ठीक है। तो पाइचार्म हम अपना ओपन करेंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, तो ऑलरेडी हमने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया हुआ है इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो हमारा वॉक मेथड है हमारा यहाँ पर, और सेम वॉक मेथड हमारा यहाँ पर भी है, नाम सेम है बट डिफरेंट एक्टिविटीज है, क्योंकि यहाँ पे नहीं चल पा रहा है और यहाँ पर हमारा चल पा रहा है, ठीक है। अब मान लो आपका इनहेरिटेंस नहीं है तो आप सिर्फ इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है, और आप एक और क्लास बनाओगे और उसके अंदर वॉक मेथड को ही कॉल करा लोगे और वो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे वॉक है और यहाँ पे भी मैं वॉक बना देता हूँ, जैसे कि डेफ, सॉरी यहाँ पे नहीं बनाते, नीचे बनाते, डेफ वॉक, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं प्रिंट, ठीक है। और मैं दोनों क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अखिलेश डॉट वॉक और महेश डॉट वॉक, ठीक है। तो देखो नाम जो मेथड है दोनों के नाम सेम है बट जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि सेम नाम है बट परफॉर्म डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें, मैंने आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, 1 घंटे के ऑलमोस्ट आपकी ये वीडियो हो चुकी है, बट आई होप आपको सारी चीज़ें क्रिस्प एंड क्लियर, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई इंस्टेंट कोई आंसर चाहिए, कोई इंस्टेंट कोई डाउट आया है, ठीक है, तो वो आप मुझसे वहाँ पर भी टेलीग्राम पे अगर आप मुझसे मेरे साथ जुड़े हो तो वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो सच में अगर पसंद आई हो और अभी तक आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं इसीलिए आप अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू रखे हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कुछ नए नए कंसेप्ट हम उसमें सीखेंगे, ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी आप अनेबल कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में जो वीडियोस में डालूं या फिर कोई भी मैं अपडेट्स डालूँ कम्युनिटी टैब में, तो सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास मिलते रहे, ताकि आप कोई भी इस चैनल पे जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँ वो आप मिस ना कर सको, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।